पाकिस्तान के कब्ज़े में जो कश्मीर है उसमें इलेक्शन हो गए, रिज़ल्ट्स भी आ गए। और मैं पाकिस्तान के कब्ज़े में इसलिए कह रहा हूँ कि कहते तो वहाँ इसको आज़ाद कश्मीर है, मगर जिस तरह के इलेक्शन हुए और जिस तरह के रिज़ल्ट्स आए, वहाँ की पॉलिटिकल पार्टीज़ का यही कहना है कि ये आज़ादाना इलेक्शन नहीं थे। मैं जब पॉलिटिकल पार्टीज़ की बात करता हूँ तो अपोजिशन की, जो सेंटर में अपोजिशन की पार्टियाँ हैं, उनका ये कहना है। और कश्मीर में जो इक़्तिदार में पार्टी थी कल तक, PMLN, वो इस वक्त आलमोस्ट बड़ी पार्टियों में सबसे पीछे दिखाई दे रही है। ये कोई नई बात नहीं। मैंने अभी पिछले दिनों ही बैरिस्टर हमीद बशानी साहब के साथ इस मसला पे इलेक्शन से पहले बातचीत की थी। जो उन्होंने प्रेडिक्शन की थी वही साबित हुई, उन्हीं के ऐन मुताबिक रिज़ल्ट आए। आज मैं बैरिस्टर हमीद बशानी साहब के साथ थर्ड ओपिनियन में ये देखना चाहूँगा कि इस तरह का जो इंतखाबी अमल है आफ्टर ऑल कब तक चलता रहेगा। वेलकम बैरिस्टर बशानी साहब। थैंक यू जनाब, थैंक यू। बशानी साहब, जो आपने बातें की थी चंद रोज़ पहले इलेक्शन से पहले, वही आलमोस्ट हमने अमली तौर पर देखी कि जिस तरह इलेक्शन के रिज़ल्ट सामने आए हैं, मरीम नवाज़ भी उस पर खुश नहीं है। पीपल्स पार्टी का अगरचे ग्राफ बेहतर हुआ है, वो भी पूरे खुश नहीं हैं, और PTI खुश है। सवाल यह है कि इस तरह के इलेक्शन रिज़ल्ट्स आप तो कर ही रहे थे, लेकिन जो रिज़ल्ट्स आए हैं वो आपको ग्राउंड्स पे कैसे लगते हैं कि क्या वाकई ही ये जेन्युइन रिज़ल्ट्स हैं या वैसे ही हैं जैसे आप एक्सपेक्ट करते थे? नहीं जनाब, ये तो सिर्फ मैं ही नहीं बल्कि आप यूँ समझ लें कि मोस्टली जो तज्ज़ियाकार थे या जिन लोगों की नज़र थी आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात पे, उनकी राय में ये जो है बिल्कुल वही हुआ जो वो बना के पेश कर रहे थे कि होने वाला है। कि उसमें ये क्लियर बात थी कि ये इलेक्शन उस तरीके से फेयर तरीके से नहीं हो रहे हैं। चूँकि उसके जो डिफरेंट वजूहात हमने बयान की थी, वो तो उनको आप कह सकते हैं ना जी, फैक्ट्स ऑन द ग्राउंड्स थे कि जो कुछ वहाँ पे मौजूद था, उन चीज़ों की मौजूदगी में आप किसी भी सिचुएशन में कहीं भी इलेक्शन करा दें तो उनको आप फेयर इलेक्शन नहीं कह सकते। पहली बात ये है, चूँकि उसकी जो प्री कंडीशंस थी वहाँ पे, प्री रेक्विजिट हैं आपको फेयर इलेक्शन के लिए पूरी दुनिया में। तो उस वक्त हमने जो, मैं आपके ऑडियंस की ज़रा याद दहानी के लिए ये थोड़ा रिकैप करूं कि हम जो कह रहे थे कि पहली बात ये है कि कैंडिडेट्स के लिए जो है ना, वो लेवल प्लेइंग फील्ड एक इम्पॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है, जिसके बगैर आप कहीं भी ये क्लेम नहीं कर सकते कि हमारे इलेक्शन फेयर हुए। वो आप दुनिया की वेल एस्टेब्लिश्ड डेमोक्रेसी में ही कर लें, ये कनाडा, स्वीडन, नॉर्वे, इस तरह की भी डेमोक्रेसीज़ में अगर आप इस तरह के कानून बना लें आज कि जी ये पार्टी इंतखाबात में हिस्सा नहीं ले सकती, ये शख्स इंतखाब में हिस्सा नहीं ले सकता, ये नज़रिया जो है रखने वाले लोगों को इंतखाब में हिस्सा लेने की इजाज़त नहीं है, तो आप उसके बाद जो इंतखाबात कराते हैं उनको आप फेयर इंतखाब क्लेम नहीं कर सकते। और इसमें ये कोई बहस नहीं कि जिन लोगों को आप इंतखाब में हिस्सा नहीं लेने देते उनकी तादाद क्या है। अगर आप के ये जो है वो 32-33 लाख वोटर हैं या 40 लाख 50 लाख कर लें वोटर हैं, तो उनमें से अगर एक शख्स भी जो है, जो उसका राइट टू वोट और राइट टू बी वोटेड है, उसको आप चैलेंज कर देते हैं, उसको आप हटा देते हैं अनफेयरली, अनलॉफुली, तो वो पूरा इंतखाब जो है वो अनफेयर है और आप कभी क्लेम नहीं कर सकते कि वो दुरुस्त है। इसमें बात ये नहीं होती कि आपने कितने लोगों को दीवार से लगाया। अब ये जो इंतखाबात का शुरू ही इस पे हुआ था कि जी पहले इन्होंने शुरू किया, मेरे ख्याल में, पता नहीं मैंने उस वक्त आपसे बात की या नहीं, ये जो पॉलिटिकल पार्टीज एक्ट के तहत जो रजिस्ट्रेशन का अमल इन्होंने शुरू किया इलेक्शन कमीशन के अंदर, जिसमें इन्होंने ये कहा कि जी आज़ाद कश्मीर में इंतखाब लड़ने के लिए हर पॉलिटिकल पार्टी का रजिस्टर होना ज़रूरी है, विच इज़ फाइन, और ये इस तरह का कानून दुनिया के कई मुल्कों में हर जगह मौजूद है, होना चाहिए। लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने कहा कि लेकिन के बाद कि कोई ऐसी पॉलिटिकल पार्टी जो आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान या स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एक्सेशन टू पाकिस्तान पे बिलीव नहीं करती, वो इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर हो ही नहीं सकती। लें भाई, एक तरफ तो आपका दावा है, हर बात पे आपका खाना पीना ओढ़ना बचूना आपका जो है वो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की करारदादें, और आप बात बात पे उन करारदादों का मजहब की तरह विरद करते हैं, जिस तरह दुरूद शरीफ पढ़ते हैं मुल्ला लोग।
और दूसरी तरफ आप वही जो सब्जेक्ट है उन करारदादों का, उसमें जाके कानून बना देते हैं कि यहाँ पे जो आदमी उन करारदादों की रोशनी में सोचने की कोशिश करेगा या ख्यालात रखेगा या पॉलिटिकल पार्टी बनाएगा, एसोसिएशन बनाएगा, उसको इलेक्शन में हिस्सा लेने का इख्तियार नहीं है। यानी आप ये अंदाज़ा लगाएं कि एक तरफ आप कहते हैं जी ये अभी कल प्राइम मिनिस्टर ने भी कहा रिफरेंडम कराएंगे हम, लोग चाहें तो हिंदुस्तान के साथ चाहें पाकिस्तान के साथ, लेकिन पाकिस्तान फिर उनको इख्तियार देगा कि आप जो है वो दोबारा जाके तो आज़ाद रहना चाहते हैं या नहीं, जो कि एक बहुत ही सब्जेक्ट ऑफ जोक है इस वक्त पॉलिटिकल हलकों में। लेकिन मैं एक मिसाल दे रहा हूँ। तो एक तरफ आप ये कहते हैं, दूसरी तरफ अगर आज़ाद कश्मीर के लोग ये तय कर लें, कुछ लोग, और ऐसे लोगों की कमी नहीं है, कि जी हमने तो सिर्फ हिंदुस्तान से अलग करना है, तो क्या आप उनको इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेने देंगे? तो इलेक्शन का हिस्सा नहीं लेने देंगे इलेक्शन में महज इस बुनियाद पे कि दे डोंट बिलीव इन एक्सेशन ऑफ कश्मीर टू पाकिस्तान, ऑन द कॉन्ट्ररी दे बिलीव इन एक्सेशन ऑफ कश्मीर टू इंडिया। तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि आपने खुद ही जो है वो यूनाइटेड नेशन की करारदादों की रोशनी में वहाँ के अवाम के जो राइट्स हासिल हैं उन पे लात मार दी, और फिर आप लोगों को बेवकूफ़ क्यों बना रहे हैं कि हम यहाँ के लोगों के राइट्स की बात कर रहे हैं। यानी इनको हद होती है ना, एक होता है ना बेवकूफ़ समझने की या समझाने की, कोई लिमिट होती है जिसमें बंदा थोड़ा लिहाज रखता है कि यार ये बंदा आखिर समझ जाएगा कि मैं बात क्या कर रहा हूँ। ये हो रहा है वहाँ पे। अब आप देखें इस तरह के कानून की मौजूदगी में 40 पार्टियां जो हैं आज़ाद कश्मीर में, मैं इस बहस में नहीं जाता कि वो छोटी हैं या बड़ी हैं, और ये तय करना जमहूरियतों में किसी का काम नहीं होता बगैर इलेक्शन में जाए बगैर। इलेक्शन वाहिद क्राइटेरिया होता है जिससे गुजरने के बाद आप तय कर सकते हैं कि किसी इलाके में कौन सी पार्टी बड़ी है या छोटी है। आप अगर पहले ही बैठ के फतवा दे दें कि ये पार्टी छोटी है और ये बड़ी है, तो फिर इलेक्शन का मकसद क्या रहा? तो इस नुक्ता नज़र से जो कानून इन्होंने बनाया उसके नतीजे में 40 पार्टियां जो हैं वो इलेक्शन से बाहर हो गई, चूँकि वो इंतखाबात में हिस्सा इसलिए नहीं ले सकती थी कि वो आइडियालॉजी अब पाकिस्तान पे बिलीव नहीं करती, जो कि टू नेशन थ्योरी के बेस पे, और वो इस चीज़ पे बिलीव नहीं करती कि एक्सेशन ऑफ स्टेट टू द स्टेट ऑफ पाकिस्तान इज़ ए मस्ट। तो 40 आपने निकाल दी, जबकि उसकी जगह आपने ये लब्बैक वाली जो पार्टी है जिस पे आपने खुद चार्ज लगाया कि ये जो है वो टेररिज्म है और इसको हमने बैन किया पाकिस्तान में, उसने वहां पे इलेक्शन में हिस्सा लिया और 5% वोट ले ली। जबकि दूसरी तरफ पॉलिटिकली मोटिवेटेड आइडियालॉजी रखने वाले लोग, नॉन वायलेंस पे बिलीव करने वाले, लेकिन उनका जो राइट बनता है यूनिवर्सल जो एक्नॉलेजमेंट है राइट्स की, उसकी रोशनी में, या यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल की रोशनी में, या खुद आपके पाकिस्तान के आर्टिकल 275 57 है 75, आई एम नॉट श्योर वन ऑफ देम, उसकी रोशनी में ये इंसाफ ज़रा दुरुस्त करने का है। उन्होंने जो है वो कह दिया कि जी ये हिस्सा नहीं ले सकते, हालांकि इन चीज़ों की रोशनी में उनको ये इख्तियार हासिल है कि वो चाहें तो पाकिस्तान के साथ जाएं, चाहें तो इंडिया के साथ जाएं। और कानून आज़ादी हिंद की रोशनी में अगर देखा जाए, जो कि बेस था क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान और पार्टीशन का, और उसमें उनको ये इख्तियार भी था कि चाहें तो वो अलग भी रह सकते हैं। और जो कि अभी प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि आप सबसे पहले किसी खातून से शादी करेंगे और फिर उसकी उस शादी को वेरीफाई करने के लिए उसको इख्तियार देंगे कि वो अगर तलाक लेना चाहती है तो तलाक ले, ताकि ये बात कन्फर्म हो कि उसकी शादी दुरुस्त थी या नहीं। यानी ये आप देखें, रेफरेंडम करा के आप पहले शामिल करेंगे, फिर एक और रेफरेंडम करा के ये पूछेंगे कि आप आज़ाद रहना चाहते हैं। दुनिया में कोई काम ऐसी है जिसके अंदर अक्ल का, शऊर का या इज़्ज़त नफ्स का कोई ज़र्रा बराबर भी है, वो क्या इस बात से इनकार करेगी कि हम आज़ाद नहीं रहना चाहते? यानी ये किस किस्म का सवाल है? ये सवाल आप इन लोगों से नहीं कर सकते जिनको आप लोग समझते हैं या इंसान समझते हैं। ये सवाल आप सिर्फ ऐसे लोगों से कर सकते हैं जिनको आप बिल्कुल बेवकूफ़, बल्कि वो सारी फॉर माई लैंग्वेज लेकिन उल्लू के पाठे समझते हैं, उनसे आप ये सवाल कर सकते हैं कि आप आज़ाद रहना चाहते हैं। भाई ये कोई बात है, कोई कहेगा मैं आज़ाद नहीं रहना चाहता? आज़ादी को कलंक है या ये कोई किसी तरह का कोई जनाब जो है वो ताना है या क्या चीज़ है? तो ये आप देख लें कि अब उनमें से कितने % लोगों को आपने बाहर निकाल दिया ये काला कानून बना के, डिस्क्रिमिनेटरी लॉ इंट्रोड्यूस करके। तो आपने इलेक्शन की जो वैलिडिटी और ट्रांसपेरेंसी है उसी को चैलेंज कर दिया,
उसके बाद आपने यहाँ ही नहीं बस किया, बल्कि आपने ये कहा कि अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी ऐसा करके जो मतलब किसी तरीके से लिख के देके भी तो रजिस्टर हो जाती है, तो उससे के कैंडिडेट से फिर आप हेल्प लेंगे मजिस्ट्रेट के सामने कि वो जनाब लिख के देगा कि मैं जो एक्सेशन ऑफ पाकिस्तान पे बिलीव करता हूँ। अगर नहीं करता तो उसके नॉमिनेशन पेपर्स जो हैं वो रिजेक्ट कर दिए जाएंगे। और अगर इसके बाद भी वो किसी तरीके से करके कर लेता है तो बाद में असेंबली में जब वो हेल्प उठाएगा तो फिर उसको ये हेल्प दिया जाएगा। पर आपके 3 ऐसे हेल्प हैं जिनमें कि ये खौफनाक किस्म की डिस्क्रिमिनेशन है, और आपने एक असाल्ट किया हुआ है एक पॉपुलेशन के डेमोक्रेटिक और फंडामेंटल राइट्स पे। तो आप कहते हैं हम ये यहाँ इलेक्शन करा रहे हैं और हम यहाँ के अवाम की जो वेलफेयर है और फलाह बहबूद है उसके लिए जो है वो कर रहे हैं। एक तो इसमें से एक पूरा सेगमेंट ऑफ सोसाइटी आपने बाहर निकाल दिया है। अब उन लोगों के साथ कितने लोग हैं ये अब त्राड़खल का जलसा देख लें। गैर जानबदार लोगों की राय है कि त्राड़खल के जलसे में जब प्राइम मिनिस्टर जो साहब के पास जितने लोग थे तकरीबन इतने ही लोग बाहर सड़क पे एहतजाज कर रहे थे उन लोगों के साथ जिनको आपने इलेक्शन नहीं लड़ने दी, कि जनाब हम जो है वो इन लोगों के बिल्कुल साथ हैं जो कि इनके साथ ज्यादती हुई है और इनको निकाला गया और उन्होंने बाईकाट की कॉल दी हुई थी। अब ये जो बाईकाट की कॉल है इसको भी आप देखें अगर दूसरे नुक्ता नज़र से, तो जाहिर है कि इलेक्शन की जो वैलिडिटी है और उसमें जो धांधली का अंसर है वो मैं नहीं कहता, वो आपकी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लीडर ने भी ट्वीट कर दिया, वो मरीम नवाज शरीफ ने भी ट्वीट कर दिया, वो जो पार्टियां उसमें हिस्सा ले रही थी उन्होंने भी कह दिया, और जो नहीं ले रही थी बाईकाट किया हुआ था उन्होंने भी कह दिया कि वहाँ पे धांधली हुई है और इन इलेक्शन को किसी भी तरीके से इलेक्शन नहीं कहा जा सकता। यानी छोटी छोटी बातें, फॉर एग्जांपल जो इलेक्शन मटेरियल है, बैलेट बॉक्सेस हैं और ये जो दूसरा सामान आप यूज़ कर रहे थे इलेक्शन के लिए, वो तहरीक इंसाफ की गाड़ियों पे जो है ट्रांसपोर्ट हो रहा था, जिन पे सामने झंडे और बैनर लगे हुए थे, वो इस काम में मसरूफ़ थी। और तहरीक इंसाफ के जो वर्कर्स थे वो सामने लोगों को धमकियां दे रहे थे कि हमारे पीछे एजेंसियां खड़ी हैं और वो हमारे साथ हैं, हमारे पीछे फौज खड़ी है, हमारे पीछे इदारे खड़े हैं, तो आप हमारे साथ जो है वो इस तरह की बात ना करें। वो आपने एक टेप सुनी होगी जो एक शख्स जो इस वक्त प्राइम मिनिस्टर बनने के ख्वाब देख रहा है पैसे के बुनियाद पे तहरीक इंसाफ का, उसकी गुफ्तगू एक वो जमात इस्लामी के लीडर से जिसने 30 साल अमीर रहने के बाद बारगेनिंग की है, उसके साथ हो रही है कि जी हमें एजेंसियों ने कहा है, वो सिक्योरिटी एजेंसी जो मुल्क की मुहाफ़िज़ हैं उन्होंने कहा है कि तराबी साहब का आपके साथ होना ज़रूरी है। अब इन हालात के बाद आपको कितने सबूत चाहिए कि आप ये कहें कि इस मुल्क में इलेक्शन जो है वो मैनिपुलेट हो रहा है और मैनिपुलेट हुआ है। उसके बाद सेकेंडली आपने जो असाल्ट किया वो इलेक्टेबल्स पे, इस पे मुझे बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। मैं किसी भी ऐसे इलेक्शन को फेयर मैं समझता हूँ कि कोई कहीं भी आप कोर्ट ऑफ लॉ में या पीपल कोर्ट में फेयर करार नहीं दे सकते जहाँ पे आप इस तरह जो है वो लोगों को इलेक्शन से पहले ओवरनाइट एक पार्टी से निकाल के दूसरे में डालें और वो ऐसे लोग हों जिनकी फाइलें खुली हुई हैं करप्शन की, जिन पे करप्शन के चार्जेस हैं जिस तरह पाकिस्तान में हुआ है, और उन पे जो है वो बाकायदा आप धमकियां दें उनको कि अगर जी आप इधर नहीं आते तो हम आपके खिलाफ नैब के ज़रिए जो है जो नैब के इक्वल है वहाँ पे एहतसाब ब्यूरो उसमें जो है फाइलें खोल देंगे। उसके ज़रिए आपने नवाज शरीफ की वहाँ जो पार्टी है उसमें तोड़ फोड़ की और पहले ही 10-15 लोग आपने इधर से उधर कर लिए। उसके बाद इलेक्शन में जो है वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ऑफिशियली इन्वॉल्व है, चूँकि जब प्राइम मिनिस्टर आपकी कैंपेन चला रहा है सरकारी खर्चे पे, ये किसी को होश तक नहीं है कि जब आप एक ऐसी टेरिटोरी में इंतखाबात करा रहे हैं जो डिस्प्यूटेड टेरिटोरी है, तो आपको किसने ये इख्तियार दिया कि आप पाकिस्तान की ट्रेजरी से पैसे निकाल के तो वहाँ जाके लोगों को दें। और जो आपके मिनिस्टर साहब थे गंडापुर साहब, उनके जो अल्फाज थे कि 2-2 टके के लोग, उसका बाद में अब जो है वहाँ पे सामने नज़र आया कि वोट खरीदे गए और सामने लोग पैसे देते हुए और पैसे लेते हुए देखे गए। ये पाकिस्तान में भी दूसरे मुल्कों में भी होता है, लेकिन पाकिस्तान में कौन सी कोई आइडियल डेमोक्रेसी है कि हम उसकी मिसाल दें। लेकिन डेमोक्रेसी जो बुनियादी तौर पे एक ऐसा एक अमल है जिसके अंदर अगर आप किसी तरह का कोई इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, ख्वाह वो पैसे का है, ताकत का है, खौफ का है,
एजेंसीज का है, तो आप उन इलेक्शन को ये नहीं कह सकते कि ये इलेक्शन जो है वो फेयर है। लेकिन जिन लोगों ने 4-4 लाख वोट लिए, जिसमें कि मुस्लिम लीग नून शामिल है, 4 लाख से ऊपर वोट लिए उन्होंने, या पीपल्स पार्टी ने जिसने 12 से ज्यादा सीटें ली, जब उन्होंने खुद कंफर्म कर लिया कि धांधली हुई है, हालांकि पीपल्स पार्टी के बारे में वहाँ आम तासर ये था कि इनका एस्टेब्लिशमेंट के साथ तय हो गया बहुत सारे मामलात में, और अभी ये समझ लें कि एक रिप्लेसिंग पार्टी के तौर पे, चूंकि एस्टेब्लिशमेंट भी हमेशा एक मुतबादल पार्टी जो है वो एक पीटीआई तो है ही है, लेकिन अगर पीटीआई वाले किसी वक्त उनकी बात नहीं मानते तो मुतबादल के तौर पे उनको वो चाहिए होता है। लेकिन उसके बावजूद बिलावल साहब ने ट्वीट कर दिया जी कि ये धांधली हुई है और हम ये इलेक्शन के नतायज नहीं मानते हैं 12 सीटें लेने के बावजूद। तो ये सर दूसरी चीज़। तीसरी जो धांधली का अब इब्तिदा हो गया, वो जो महाजरीन की 12 सीटें थी। कैन यू इमेजिन के एक सीट ऐसी है जिसपे 700 वोट लेके एक आदमी मेंबर बन गया। अब सवाल ये पैदा होता है कि आप लोगों ने किस कानून के तहत, किस अखलाक के तहत, किस ज़ाब्ते के तहत ये 12 सीटें जो हैं वो पाकिस्तान में रखी हुई है। चलें, आप अगर पाकिस्तान के 4 सूबे हैं, 4 सीटें रख देते हैं, तो हम उनके अगर कोई चलें 2-2 हज़ार 4-4 हज़ार वोट है तो हम बर्दाश्त कर लें कि जी कश्मीरी महाजरीन के नाम पे या मसला कश्मीर के नाम पे आपने ये किया हुआ है। ये जो ड्रामा आपने किया हुआ है, एक पोलिंग स्टेशन ऐसा था जिसपे 3 वोट थे, तो आपने एक पोलिंग स्टेशन खोला हुआ है। इस हिसाब से वो 12 में से 9 सीटें जो हैं वो पीटीआई ले गई, जो कि क्लियरली सीधी सीधी बात है कि जहाँ 500 और 700 वोट लेने वाला हार या जीत रहा है, तो उसमें गवर्नमेंट की और मिनिस्टरों की ये जो इन्वॉल्वमेंट है कि घर घर जाके तो वहाँ जो है वो पैसों की ऑफर और ये चीज़ें करते हैं। चौथी चीज़ आप ये देखें कि जो इलेक्शन कमीशन ने जो प्रोटोकॉल इशू किया था इलेक्शन का, उसके अंदर जो भी टर्म्स और कंडीशंस थी, उनकी रोशनी में आप देखेंगे मिनिस्टर्स ने ये जो लाखों और हज़ारों जॉब और करोड़ों रुपए और ये जो सारे जो है ऐलान किए, उनकी मौजूदगी में ज़ाहिर है कि इलेक्शन जो है उनको आप फेयर करार नहीं दे सकते। और सबसे बड़ी बात यह है कि अब इससे भी आगे आप देखेंगे कि जो हुकूमत बनेगी वो किस तरह के अनरिप्रेजेंटेटिव, मैं इसलिए कहूँगा कि देखें आज भी जिस आदमी को वहाँ वज़ीर आज़म बनाने के लिए डिस्कस हो रहा है, उसका कोई ताल्लुक ही नहीं है आज़ाद कश्मीर की पॉलिटिक्स के साथ। उसके पास पैसे हैं और पैसे उसने कोई ये नहीं कि उनको डाउन प्ले किया, उसने सामने पेश किए और सामने दे के तो उसने जो है वो सिचुएशन जो है वो चेंज की है। तो इन हालात में अगर आप कहें कि जी ये कोई इलेक्शन हो गए और बहुत अच्छा हुआ, तो ये डेमोक्रेसी के माथे पे बहुत बड़ा तमाचा है। और मैं समझता हूँ कि बड़ा अफसोसनाक बात है जी। आपने 2 नुक्ते बहुत अच्छे उठाए और बड़े अहम हैं। एक तो ये कि पीपल्स पार्टी की सीटों का नंबर जो बढ़ता है, जो ग्राउंड पे कैंपेन में नज़र आती थी, वो इतनी बड़ी उनकी पॉपुलैरिटी की नहीं थी, वो मुस्लिम लीग नवाज़ की थी। तो वाकई ये लगता है कि इस्टेब्लिशमेंट पीपल्स पार्टी को पीटीआई के बाद रखना चाह रहे हैं। उनका ट्वीट करना मिस्टर बिलावल का, वो एक जैसे हम कोट अनकोट नूरा कुश्ती कह लेते हैं, वो एक अलग मसला है। लेकिन इसके साथ साथ आपने ये नुक्ता भी उठाया कि आज़ाद कश्मीर, चूँकि पाकिस्तान का कहना है कि ये एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, पाकिस्तान ये बात करता है, भारत भी ये बात करता है। अब आज़ाद कश्मीर जिसको पाकिस्तान आज़ाद कश्मीर कहता है, उसमें इतने ही काबज़ाना किस्म के जो इलेक्शन है, इससे दुनिया को मैसेज क्या मिलेगा? अगरचे ये पहली बार ऐसे रिजल्ट्स नहीं आए, मैं ये बात समझता हूँ, इससे दुनिया को क्या मैसेज मिलेगा? पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट क्या दुनिया को बता सकेगी कि कश्मीरी उनके साथ हैं? और एक और अहम बात आपने कहा कि जो नेशनलिस्ट पार्टियाँ थीं उनको निकाल दिया गया। मुझे इस हवाले से भी बताइए कि आप चूँकि ख़ुद उस इलाके से हैं, आपका राब्ता भी रहता है वहाँ दोस्तों से, जो एक नेचुरल बात है, तो वो जो नेशनलिस्ट पार्टियाँ हैं वो बेशक छोटी छोटी हों, लेकिन वो मिल मिला के उनकी एक अच्छी खासी आवाज़ बनती है। वो आफ्टर ऑल फिर कैसे रिएक्ट करेंगी मुख्तलिफ सतहों पे? देखें जी, जहाँ तक ये छोटी छोटी की बात होती है ना, तो वो तो अगर आप उनको छोटी करना चाहते हैं, जब पूरी पॉलिटिक्स ही आपके हाथों में है और आपने ये तय करना होता है कि कौन सी पार्टी छोटी होगी और कौन सी बड़ी होगी, किसको आपने आर्टिफिशियली इन्फ्लेट करके उसमें फूंक भर के तो तूफान बनाना है, और कौन सी पार्टी है जिसमें से फूंक निकाल के तो आपने उसको एक
बिल्कुल ही जो है वो माइक्रोस्कोपिक शक्ल दे देनी है। तो ये प्रॉब्लम है वहाँ पे कि वो छोटी इसलिए हैं कि एस्टेब्लिशमेंट ये चाहती है कि ये छोटी रहें। वहाँ पे अगर लेवल प्लेइंग की फील्ड जो है वो आज भी कर दी जाए, जैसा कि मैंने कहा कि आपने देखा कि एक तरफ प्राइम मिनिस्टर का जलसा था तो दूसरी तरफ एहतजाज हो रहा था, बाईकाट की कॉल हो रही थी, तो उसमें भी लोगों की कमी नहीं थी। जिसका मतलब ये है कि लोग जो हैं वो बहरहाल, ये नहीं है कि सारे प्राइम मिनिस्टर के साथ ही हैं, उन पार्टियों के साथ लोग हैं, उनकी स्ट्रगल भी है, उन्होंने एक अरसे तक जो है वो फील्ड में काम भी किया, लेकिन उनके खिलाफ चूंकि जब आपने कानून भी उनके खिलाफ बनाए हुए हैं, काले कवानीन, जबर का शिकार भी आप उनको बनाते हैं, उनके खिलाफ प्रोपोगंडा भी आप करते हैं, और उनको आपने डिक्लेयर भी किया हुआ है गद्दार और वतन दुश्मन, यानी वही सिचुएशन जिसका इस वक्त जो है वो मुस्लिम लीग नून को सामना है, एक तरीके से आप समझ लें। तो वो एक बहुत बड़ी हुक्मरान पार्टी से सुकड़ के अचानक जो है वो 4 पार्टियों वाली एक जमात बन गई रातों रात। कल तक वो 25-30 पार्टी सीटों वाली एक बहुत बड़ी मजबूत किस्म की जमात थी। तो ये किसने किया? अवाम तो इस तरह का काम नहीं कर सकते ना। अवाम कैसे एक ही वक्त में 2 काम करेंगे कि 25-30 सीटों वाली पार्टी के साथ भी हैं और दूसरे दिन उसको 4 पे जाके रोक देते। तो अगर ये चीज़ है तो इसलिए आप कह लें कि उनके साइज पे आप ना जाएं। अगर बहुत सारे आपने देखे होंगे पोल्स आए हैं जो गैर जानबदार किस्म के पोल्स हैं, उसमें उन लोगों की तादाद बहुत ज़्यादा बताई जाती है एज कम्पेयर टू जैसा कि ये समझा जाता है। लेकिन ये इसके खिलाफ रद्द अमल के तौर पे वो क्या करेंगे, देखें ये एक बहुत बड़ा एक मुनज़्ज़म किस्म का असाल्ट है, ये मैं आपको बता दूं। और इस असाल्ट की ग्रेविटी आप देख लें कि उन्होंने किस तरह पाकिस्तान के सबसे पॉपुलर तरीन शख्स जो है मोहम्मद नवाज शरीफ मियाँ जिनको आप कहते हैं, उनको विक्टिमाइज करके मुल्क से भागने पर मजबूर कर दिया और दीवार से लगा दिया। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं स्ट्रेंथ का, वसाइल का, और उसके पीछे खड़ी एक खुफिया किस्म की रियासती कुव्वत का। तो डेफिनेटली वो जो पार्टियां, छोटी छोटी पार्टियां हैं, उनको अगर इस तरह की ताकत का सामना करना पड़ेगा तो उनका साइज बहुत छोटा नज़र आएगा। लेकिन ये मैं आपको बता दूं कि ये इस तरह की प्रैक्टिसेस में एक वक्त ऐसा आएगा कि ये उनके खिलाफ बहुत बड़ा रद्द अमल होगा। चूँकि आम आदमी भी जो है वो साहिब ज़मीर आदमी है, उसकी इज़्ज़त नफ्स है, और वो देख रहे हैं कि हमारे साथ जो है वो हो क्या रहा है। ये बार बार के झूठे वादे, ये अब चीज़ें, अब करोड़ों जॉब्स का इन्होंने ऐलान किया हुआ है, ये सारी बातें की हुई हैं जो टोटल फेक किस्म की अनाउंसमेंट है, डेफिनेटली होना कुछ नहीं है। तो नतीजे के तौर पे यही लोग हैं जो कि बिलाखिर लीड करेंगे वहाँ पे मैसेज को, उस वक्त जबकि अवाम के अंदर ये शौर आस्ता आस्ता जो है वो जागेगा। मैं नहीं समझता कि वो कोई एकदम बहुत बड़ा वहाँ पे कोई एजिटेशन होगा, चूँकि इस तरह की जो पार्टियां हैं उनके अंदर भी बहुत सारे इख्तलाफात हैं और वो बहुत ज़्यादा तकसीम दर तकसीम के अमल से गुजर रही हैं। लेकिन अगर वहाँ पे किसी वक्त भी कोई एक अलायंस बन जाता है या इस तरह का एक मुतफिका किस्म का प्लेटफार्म जो है वो इमर्ज हो जाता है, तो ये बहुत बड़ी जो जालसाजी है, इसकी कोई, ये बबल है, ये मैं आपको बता दूँ, ये बबल की तरह ब्रस्ट होगा अगर ऐसी सिचुएशन बन रही है तो। और बिशाई साहब, भारत का तो खैर यही कहना है कि जो जम्मू कश्मीर है वो उनका अटूट अंग है, और वो कहते हैं कि पाकिस्तान के पास जो कश्मीर है ये डिस्प्यूटेड है। तो भारत की इस तरह के इलेक्शंस पे, ये कोई पहली बार इस तरह के इलेक्शन नहीं हुए इधर पाकिस्तान की साइड में, तो भारत की नज़र क्या होगी इन इलेक्शन पर? क्या इंपॉर्टेंस है भारत के लिए इन इलेक्शंस की, आप क्या समझते हैं, और इंटरनेशनल कम्युनिटी के लिए भी? लेकिन जी ये तो ज़ाहिर है इम्पोर्टेंस तो डेफिनेटली जो लोग इंटरेस्टेड हैं कश्मीर की पॉलिटिक्स में, तो वो आज़ाद कश्मीर की पॉलिटिक्स से जो है वो सरफ नज़र नहीं कर सकते या उससे ला ताल्लुक़ नहीं रह सकते। क्योंकि ये मैं आपको बता दूं, और ये हर सोचने वाला आदमी आपको यही बात बताएगा कि ये जो मसला है कश्मीर है, और ये जो 70 साल से ज़िंदा है, और इसके ये जो मुख्तलिफ रुख बनते हैं, रूप बनते हैं, मुख्तलिफ शक्लों में सामने आता है, इसके पीछे जो जम्मू कश्मीर के लोगों का हाथ बहुत कम है और आज़ाद कश्मीर का हाथ बहुत ज़्यादा है। जैसे कि वो इसको कहते हैं ना, आज़ाद कश्मीर इज़ ए बेस कैंप। तो बेस कैंप तो एक मिलिटरी टर्म हो गई कि यहाँ पे फ़ौजें रह के तो अगले एरिया की आज़ादी के लिए या उस पर हमला करने के लिए वो होंगी, तो वो इनफैक्ट ऐसे ही है।
यानी वहाँ पे जो मिलिटेंसी होती रही जम्मू कश्मीर में, वो अगर आज़ाद कश्मीर ना होता तो वहाँ कोई मिलिटेंसी नहीं हो सकती थी। ये लोग वहाँ से आए, उन्होंने आके ट्रेनिंग ली, सामने असला लिया और फिर वापस बॉर्डर क्रॉस करके उस तरफ गए। आज भी वहाँ पे जो छोटी मोटी मिलिटेंसी होती है, आपको पता है, जो अखबारात में भी आता है, कोई ओपन सीक्रेट नहीं है, उसमें कहीं ना कहीं से आपका कनेक्शन जो है वो वापस आके जो इस तरफ आज़ाद कश्मीर के मुजफ्फराबाद जो कैपिटल सिटी है या दूसरे शहरों से बनता है या पाकिस्तान के साथ बनता है। तो आपने अगर उस खिते में अमन कायम करना है, उस खिते को इस मुसीबत से निकालना है जिसमें वो 70 साल से गिरफ्तार है, और ये मसला है कश्मीर का एक सो कॉल्ड जो आपने क्रिएट किया हुआ है प्रॉब्लम, इसको रिजॉल्व करना है, तो उसमें ज़ाहिर है आज़ाद कश्मीर, वहाँ के इलेक्शन, लोग क्या सोचते हैं, ये चीज़ें जो है इनको आप इग्नोर नहीं कर सकते। लेकिन भारत का प्रॉब्लम ये है ना कि व्हेन इट कम्स टू आज़ाद कश्मीर, तो वो गालिबन कौन सा शायर है, उसका शेर है कि वो जायद तंग नज़र ने मुझे काफिर जाना, और काफिर समझता है कि मुसलमान हूँ मैं। वो समझते हैं कि आज़ाद कश्मीर के लोग चूंकि मुसलमान हैं, इसलिए जनाब वो उनसे क्या, हम हमारी क्या वो है, वो अपने रेडियो पे या उस पे बयान दे देंगे कि जी ये यहाँ पे धांधली हो गई या इलेक्शन सही नहीं हुए। दूसरा उनका प्रॉब्लम ये है कि वो इस पे बड़े डरते हैं कि जो ही हम कश्मीर का नाम लेंगे तो इसमें हमारा कश्मीर भी आ जाएगा, कि जब इलेक्शन की बात आएगी, कश्मीर की बात आएगी, तो वहाँ बेशक ये आज़ाद कश्मीर की, लेकिन इसका उस कश्मीर पे असर पड़ता है। तो यही बात मैं कहना चाहता हूँ कि असर पड़ता है, आप इससे नहीं बच सकते, आपको इसको फेस करना पड़ेगा कि भाई ये रियल प्रॉब्लम है, इसको फेस किया जाए और उसको इस तरीके से रिजॉल्व करने की बात की जाए। अब उसमें बात ये है भारत का, मैं आपको बताता हूँ कि अब ये आज़ाद कश्मीर में जो लोग बिल्कुल, जिनको कोई पता ही नहीं कि भारत कहाँ वाक़ है, उसका तारीख जुग्राफिया क्या है, लेकिन वो अपने हुकूक की नेचुरली बात करते हैं, उन पे भी हुक्मरान तबकात और एस्टेब्लिशमेंट ये इल्ज़ाम लगाती है कि ये भारत के एजेंट हैं और ये गद्दार हैं। हालांकि भारत का रवैया मैंने आपको बता दिया कि वो जायद तंग नज़र ने मुझे काफिर जाना वाला रवैया है। तो इसलिए ये बेचारे लोग दोनों तरफ से पिस रहे हैं बीच में, ना इधर के और ना उधर के। तो ये सिचुएशन है जनाब इस वक्त। तो इलेक्शन के हवाले से तो उनका मैं समझता हूँ कि हर दफ़ा पहले माजी में जितना इस तरह हुआ, बाकायदा स्टेटमेंट आती रही ऑफिशियल, जब कभी भी इलेक्शन हुए गिलगित बल्तिस्तान में या आज़ाद कश्मीर में, वहाँ पे अगर कोई डिस्क्रिमिनेशन हुई या ह्यूमन राइट्स वायलेशन हुई या धांधली हुई, तो इंडिया की तरफ से उस पर ऑफिशियल स्टेटमेंट्स आती रही है। लेकिन इस दफ़ा नहीं आई है, और पिछली दफ़ा गिलगित बल्तिस्तान पे भी नहीं आई थी, जो कि इंडिया की बदलती हुई पॉलिसीज़ का रिफ्लेक्शन है। और प्लस जो लोग ये कहते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान बहुत सारे मामला तय हो गए हैं, जिसमें एक मामला ये भी कश्मीर का मामला भी है, और इनको एज इट इज़ जो है वो आगे ले जाने के लिए जो भी गिवन सिचुएशन है, उनके दरमियान एक खामोश जो है वो अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है। इस वजह से अब पाकिस्तान अगर यहाँ पे गिलगित में कोई तब्दीली ला रहा है, वो उसको सूबा बनाता है, या आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन में धांधली, या मुमकिन है फ्यूचर में वो आज़ाद कश्मीर को सूबा बनाने या इस तरह के कोई इक़दाम करने की कोशिश करें, तो इसमें जो है वो भारत की तरफ से वो रद्द अमल नहीं आएगा जिसकी माजी में तवक्को रही है या आता रहा है। आखिर में बशानी साहब ये बताइए कि कभी आपको याद पड़ता है कि पाकिस्तान के इस वाले कश्मीर में ऐसे इलेक्शन हुए हों जो जिसके जो नताइज हैं वो इस्टेब्लिशमेंट की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ आए हों? मुझे तो याद नहीं पड़ता, लेकिन आपकी गहरी नज़र है, आप हमें बताइए। नहीं सर, ये तो मैं आपको बताऊं 1970 से वहाँ पे इलेक्शन हो रहे हैं, और ये 11वां इलेक्शन था। इसमें से एक इलेक्शन भी ऐसा नहीं है जो किसी भी तरीके से जो है वो एस्टेब्लिशमेंट की मफादात या उनकी मर्ज़ी के बगैर हो। एक तो है पूरा इलेक्शन कि ये पार्टी जीतेगी या ये पार्टी नहीं जीतेगी, एक है इलेक्शन के अंदर की नीटी ग्रिटी कि ये कैंडिडेट जीतेगा या नहीं जीतेगा। वो पहले से लोगों को मार्क करके रखते हैं, और जो कैंडिडेट नहीं जीतेगा उसके दो तरीके होते हैं। एक तो ये कि वो पार्टियों के ज़रिए उसको टिकट से ही फारग करा देते हैं, पहली बात है, ताकि ना रहे बांस ना बजे बांसुरी, और अगर टिकट मिल भी जाए तो फिर जो दूसरे टैक्टिक्स हैं वो इस्तेमाल करके कैंडिडेट्स को इंडिविजुअली प्लस पार्टीज़ को कंट्रोल करते हैं। वो मैं समझता हूँ कि इस पे तो कोई
सीक्रेट है ही नहीं। अब इसमें कोई 4 5 6 लोग ऐसे होंगे आज़ाद कश्मीर की पॉलिटिक्स में जो बहुत ज़्यादा मजबूत हैं अवाम के अंदर, किसी हवाले से उनकी कोई ख़ानदानी वहाँ पे कोई चीज़ें हैं या पैसा है, तो उनको मुमकिन है वो उस तरीके से ना हरा सकें, क्योंकि जाहिर है कि हर काम आपके बस में नहीं होता। लेकिन ओवरऑल इलेक्शन को मैनिपुलेट करना और आम कैंडिडेट के मुकद्दर का फैसला करना एस्टेब्लिशमेंट के हाथ में है, और उनके बगैर ये हो ही नहीं सकता, ना आज तक हुआ है। एक इलेक्शन आप कभी नहीं देखेंगे। कुछ ऐसे वाकयात ज़रूर हुए कि जब इलेक्ट होने के बाद कुछ लीडर्स जो थे उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ एक तरह का, आप यूँ समझ लें कि सख्त रवैया इख्तियार किया, जिनमें एक जो है वो KH खुर्शीद थे, जो कि आज़ाद कश्मीर के सदर रहे हैं, और वो साहब चूँकि बड़े पॉपुलर और पहले वो कायदे-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के पर्सनल सेक्रेटरी भी रहे थे, तो एक कद काठ था उनका, एक पूरा एक हिस्ट्री थी और अवाम में उनका बड़ा इज़्ज़त व एहतराम था। लेकिन इसके बावजूद जब उन्होंने बात की सेंस में आने की, तो उनको ज़बरदस्ती इक़्तिदार से उतार के गिरफ़्तार किया गया। जबकि इस कैलिबर के आदमी को गिरफ़्तार करना आप देख लें, लेकिन वो एक पुलिस जो सब इंस्पेक्टर है उसने उनको गिरफ़्तार किया। और उसके बाद मुमताज़ हुसैन राठौर जो पीपल्स पार्टी के एक लीडर थे, उन्होंने भी एक दफ़ा एस्टेब्लिशमेंट की बात मानने से इनकार कर दिया, तो उनको उठा के ले गए मुज़फ़्फ़राबाद से, जाके सियाला रेस्ट हाउस में पता नहीं कहाँ पे बंद कर दिया। तो ये जीतने के बाद की बात कर रहा हूँ कि अगर कोई उनकी मर्ज़ी के बगैर जीत भी जाए और वो किसी तरीके से कोई अपने हुकूक की बात करे या किसी भी हवाले से बराबरी की बात करने की कोशिश करे, तो उसको फिर भी जो है अगर और कुछ नहीं तो अरेस्ट करना। कैन यू इमेजिन कि आप एक सिटिंग प्राइम मिनिस्टर को अरेस्ट करके तो उठा के ले जाएं जाके प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से, तो इससे फिर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सिचुएशन क्या है। बहुत शुक्रिया बशानी साहब, आपने सरासर बातचीत की। हम चाह रहे थे कि आपका फौरी रद्द-ए-अमल और आपकी राय ली जाए, जैसा कि आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन के नताइज जैसे तैसे भी हैं सामने आ चुके हैं। बहुत शुक्रिया थर्ड ओपिनियन में जो आप ही का शो है इसमें शरीक होने का। थैंक यू जनाब, थैंक यू। व्यूअर्स, बातचीत सुन रहे थे आप बैरिस्टर हामिद बशानी साहब की। उन्होंने बहुत तफसील के साथ रोशनी डाली उन हालात पर जिन हालात के तहत पाकिस्तान के कब्ज़े में जो आज़ाद कश्मीर जिसको वो कहते हैं इलेक्शन हो रहे हैं, और जिस तरह इस इलेक्शन में भी साबका इलेक्शंस की तरह रिज़ल्ट्स सामने आए। आज का थर्ड ओपिनियन बैरिस्टर हामिद बशानी और मेरे साथ देखने और सुनने बहुत शुक्रिया। हमारा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब कीजिए और इसके साथ साथ हमारे यूट्यूब के चैनल पर डोनेट के बटन को क्लिक कीजिए। आप पेपॉल के राहीं, क्रेडिट कार्ड के राहीं, पैट्रियन के राहीं हमें स्पॉन्सर कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया एक बार फिर आप सबका हमारा शो देखने के हवाले से।